नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी यानी कि सामाजिक अध्ययन जो एसएसटी का वीडियो है, जो कि आपके सुपर टेट, केवीएस और प्लस आरओ जो भी मैक्सिमम एग्ज़ाम्स होते हैं, हर जगह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप सभी आशा करते हैं कि 17वें लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसमें फ़िलहाल में एसएसटी में हम सब क्या कर रहे हैं, भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का यह 17वां लेक्चर होगा। 17वें लेक्चर में हम लोग अभी हिमालय खत्म कर लिए, उधर भारत के पूरे नक्शे के बारे में, पूरा भारत का क्या फिजिकली एग्जिस्टेंस है उसके बारे में हमने देख लिया, पूरे ग्लोब में क्या एग्जिस्टेंस है, अक्षांश देशांतर ये सब हमने पढ़ रखा है, सब के सब हमने देख लिया। और प्लस बहुत सारी चीज़ हमने एक तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी देखे हैं। तो आप सभी प्लेलिस्ट में आ जाइए और देखिए। केवीएस सुपर टेट के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला ये सेशन, ज़्यादातर उन्हीं दोनों के सिलेबस को देखकर ये डिजाइन किया गया है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर, आज जो देखेंगे अपवाद तंत्र के बारे में देखेंगे। अपवाद तंत्र होता क्या है, यानी कि नदी वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है या पैटर्न है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह जो अपवाद तंत्र होता है, 2 अपवाद तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग हिमालय अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, बस समझ बनाएंगे एक, ठीक है ना। इसके बाद प्रायद्वीपीय के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है कि एक अलग अलग नदी, जैसे गंगा नदी तंत्र ले लेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में 15 से 20 मिनट हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ले लेंगे, फिर सतलज नदी तंत्र ले लेंगे। इस प्रकार से थोड़े से नदी तंत्र के बारे में देख लेंगे। उसके बाद कम से कम नहीं तो 4 या 6 वीडियो में यह समाप्त होने वाला है आपका नदी वाला वीडियो। तो देखिएगा, इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, वो जो फैक्ट के रूप में डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक चीज़ अभी दिमाग में रख लीजिएगा, जो पूरब की तरफ नदियाँ बहती हैं सब के सब डेल्टा बनाती हैं, है ना, याद रखेंगे। और जो पश्चिम की तरफ बहती है ना, सब के सब गार्ज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गार्ज, खड्ड बनाती हैं, सीधा गिरती हैं। सीधा जब बनाती हैं, सीधा जब गिरती है ना, तो नदी नाले, है ना, गड्ढा बना देती हैं, झील टाइप में बन जाता है। तो यहाँ जो इस वाले क्षेत्र में गिरती है ना, अरब सागर में, तो इसी प्रकार से यानी कि गार्ज बनाती हुई नदियाँ गिरती हैं। जैसे कि हमारा ताप्ती नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, माहे नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई, फिर सिंधु नदी हो गए, सतलज नदी हो गई। तो ये सब क्या बनाते हैं? गार्ज बनाते हैं बेटा। लेकिन जो पूरब की तरफ बहती हैं नदियाँ, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो क्या बनाती हैं? वह डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो कि सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता होगा पूरे विश्व में कौन सा है, किन दो नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। अभी तक जो हमने प्रश्न किया, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा कि पिछले बहुत सारे सेट में आपकी पूछा गया है। जैसे पहला है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रे का नाम बता दो। हमने बता रखा है दर्रों के बारे में बहुत अच्छे से। जो कश्मीर है उसको शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा होता है, बताइए आप ऑप्शन में कौन सा, मतलब कौन सा दर्रा हो सकता है? बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जो कि शेष भारत को ना, शेष भारत को बेटा, कारा देखो यहाँ पर होता है काराकोरम, मतलब काराकोरम लद्दाख जास्कर बेटा, यहाँ पर होता है आपका धूपगढ़, धूपगढ़ वाला इलाका, तो वहीं पर पाया जाता है, जो कि शेष भारत को ना वह आपके कश्मीर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा याद रखना। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो। हमने बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। छोटा नागपुर का पठार इस वाले बेल्ट में फैला है बेटा, याद रखना। जो कि आपको पता है कि यहाँ पर राजमहल हिल्स पाया जाता है, जो कि राजमहल हिल्स जो है कि बाद में अवतलित हो जाता है, तो यह वाला जो आपका मेघालय पठार है वो अलग हो जाता है छोटा नागपुर के पठार से, जो कि दक्कन का ही भाग है, दक्कन ट्रैप का ही भाग है बेटा। तो यहाँ पर जो बेटा, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार जो पाया जाता है, जिसे भारत का रूर कहते हैं, उसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। याद रख लेना बेटा, बहुत बार पूछा गया है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया बेटा। आपको पता है कि यहाँ पे बेटा अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली चोटियां हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है बेटा, याद रखना, माउंट आबू वाले क्षेत्र में। उसके नीचे आपका मालवा का पठार पाया जाता है। उसके नीचे हमने बताया था कि जो विंध्य श्रेणी है, जो कि पूरे भारत को 2 भागों में, ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ में बांटती है, उसके जस्ट नीचे बेटा नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा घाटी है। फिर उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा है, सतपुड़ा के जस्ट नीचे ताप्ती घाटी है। जो सतपुड़ा है बेटा, सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी ही वो क्या है? धूपगढ़ की चोटी है। याद रखना, धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है बेटा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है, गारो खासी जयंतियां किसका भाग हैं? तो हिमालय का भाग है कि दक्कन यानी कि प्रायद्वीपीय का भाग है? तो आपको बस यही दोनों में कंफ्यूजन होगा। हिमालय का भाग बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, गारो खासी जयंतियां जो मेघालय के पठार हैं, है ना। जो उसमें और 2 हैं, अभी अब आएगा, इस विषय में बता नहीं रहा हूँ ना। अभी आगे वो पहाड़ियाँ आने वाली, जैसे मिकिर की पहाड़ियाँ, वो भी असम में पाई जाती हैं। तो जो मेघालय के पठार हैं वो किसके भाग में बेटा? प्रायद्वीपीय पठार के भाग ही हैं, प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय जो चट्टान है ना,
जैसे दक्कन वाला, उसी का भाग है प्रायद्वीपी, मतलब कि आपका मेघालय का पठार, न कि हिमालय का भाग है। इस बात को याद रखना। देखो ये प्रश्न पूछा गया है पिछले बहुत सारे प्रश्नों में, मतलब बहुत ज़्यादा सेट में आया हुआ है आपके। भारत का दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है भाई। भारत का दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु, आपको पता है सर्वोच्च बिंदु कौन सा है जिसकी ऊंचाई आप बताएंगे? अनाईमुडी। अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। 2695 मीटर सबसे ऊंची दक्षिण भारत की चोटी, जिसका नाम है अनाईमुडी, यानी किस श्रेणी पे स्थित है? अनामलाई श्रेणी पर स्थित है, जो कि नीलगिरी के दक्षिण में पड़ता है बेटा, याद रख लेना, जो कि तमिलनाडु वाले ज्यादा स्तर हिस्से में तमिलनाडु वाले में पड़ता है। यह बात याद रख लेना जो पूछा जाता है आपसे। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि जिसकी ऊंचाई है 2632 मीटर, जो कि जिसका नाम है दोड्डा बेट्टा, याद रखना बेटा, ठीक है ना। और सबसे ऊंची चोटी अनामलाई अनाईमुडी है, जो कि अनामलाई श्रेणी पर पाई जाती है। 2695 मीटर उसकी ऊंचाई है। नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा पाया जाता है? वह दर्रा जो केरल से तमिलनाडु जाने का मार्ग प्रदान करता है। तमिलनाडु से केरल, तमिलनाडु को कनेक्ट करते हुए वो कोलकाता चला जाता है, उसका रेल मार्ग और सड़क मार्ग। तो उस दर्रे का नाम पालघाट दर्रा है, याद रख लेना मेरे लाल। और जो यहाँ पे नीलगिरी घाट है ना, जिसे हम नीलगिरी नॉट कहते हैं, KNOT, तो वह पूर्वी और पश्चिमी तट के मिलने से बना है, याद रखना। वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और बेटा तमिलनाडु। हमने बहुत बार बताया बेटा। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बता दो। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भाई कौन सा? अभी तो हमने जिक्र किया, सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा, सॉरी अनाईमुडी, जो कि अनामलाई श्रेणी पर स्थित है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रख लेना, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं बेटा। अच्छा, पूछा जाए अगर महेंद्रगिरी कहाँ पे पाया जाता है, तो महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पाया जाता है अगर आपसे पूछ ले तो? महेंद्रगिरी, याद रखना, महेंद्रगिरी पूछा गया है ना। महेंद्रगिरी पूछा गया बेटा। महेंद्रगिरी महाराष्ट्र में पाया जाता है बेटा, याद रखना, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और धूपगढ़ की चोटी कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा वाले श्रेणी पर पाई जाती है धूपगढ़ का। और धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है बेटा। ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखा है, जिक्र कर रखा है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लगा रहे होंगे धड़ाधड़ क्वेश्चन को। हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? बताओ, हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? आप खुद बताओ कौन सी श्रेणी भाई। हमने बताया था हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। अब उसमें ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ट्रांस हिमालय भी। तो सबसे जो चीन में पाया जाता है, चीन में जो पाया जाता है कुर्नूल श्रेणी है, जो कि चीन में पाया जाता है, चीन में चला गया है। अराकान योमा पर्वत इधर है, जो कि म्यांमार को अलग करता है भाई भारत से, है ना, जो कि एक शिवालिक का ही भाग है जो इधर छुप गया है। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है, हिमालय का भाग नहीं, हिमालय के उत्तर में एक ट्रांस हिमालय पड़ता है, जिसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम पर ही K2 गाडविन ऑस्टिन पाया जाता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रख लेना बेटा, बहुत बार पूछा गया है। 8600 के आसपास में उसकी ऊंचाई है मीटर में, ठीक है ना। और पूरी तरीके से जो भारत में स्थित है वह कहाँ पर पाया जाता है भैया? उसका नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पाया जाता है। 8597 मीटर उसकी ऊंचाई है, याद रख लेना, 8597, ठीक है ना। इसमें पूछा क्या गया है? हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? हमने बताया हिमालय पूरा का पूरा बताया, यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है, ये चीजें हमने बता रखा है। और हिमालय की 3 चोटियां हैं, मतलब 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर जो पड़ता है बेटा, वो आपका कौन है? महान हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं? बृहत हिमालय। फिर उसके नीचे क्या पड़ता है बेटा? लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर उसके नीचे पड़ता है शिवालिक हिमालय, जहाँ पर चंडीगढ़ की चोटियां, चंडीगढ़ इसी शिवालिक हिमालय के नीचे स्थित है बेटा। यहाँ पर कह लीजिए कि तुरंत कुआं, मतलब पानी बहुत ऊपर ही मिल जाता है ना, याद रखना। यहाँ पर बेटा इसे एक नाम से और जानते हैं हम लोग, पाद हिमालय के नाम से। तो जो बृहत हिमालय है, इसकी जो चौड़ाई है सबसे अधिक है, इन दोनों से अधिक है, याद रख लेना बेटा। लगभग 25 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है, याद रख लेना बेटा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और लंबाई जो है 2500 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर, याद रख लेना। मिकीर हिमालय किस राज्य में स्थित है भाई? मिकीर, याराकौन योमा कौन बताएगा? बता देना याराकौन योमा कहाँ पे स्थित है, हमने बता दिया है, बहुत बार बताया, अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले। मिकीर पहाड़ियां बेटा असम में स्थित है, याद रख लेना, ठीक है ना। वही गारो खासी जयंतिया के उत्तर पूर्व में पड़ जाता है। भारत के हिमालयी राज्य हैं, भारत के हिमालयी राज्य मतलब हिमालय जितने राज्य फैला हुआ है उसका नाम बता दो। चलो काउंट करते हैं। एक तो बताना बेटा, जम्मू कश्मीर को ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर अब राज्य में नहीं रह गया, वह यूटी में बदल गया है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को छोड़ दो।
आ जाओ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 1, फिर इसके बाद बेटा उत्तराखंड 2, फिर उत्तर प्रदेश 3, फिर बिहार 4, फिर इसके बाद बेटा सिक्किम 5, पश्चिम बंगाल 6, इसके बाद असम 7, फिर इसके बाद बेटा इधर अरुणाचल प्रदेश 8, फिर इसके बाद बेटा आपका क्या आ जाता है यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर बेटा नागालैंड, फिर मणिपुर। बता दो कितना हो गया, 8 9 10 राज्यों में फैला हुआ है, इस बात को याद रख लेना। अगला चलते हैं, हिमालयी राज्य बेटा आपका सॉरी हिमालयी राज्य यार यह नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं आएगा, इन दोनों काट लेना मेरे लाल। यहाँ पर मणिपुर के बाद मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम यह एक हो गया। और एक राज्य कौन सा छूट रहा था, असम के बाद बेटा मेघालय भी ले लेना उसमें, तो यह भी आपका हिमालय श्रेणी में आ जाता है, हिमालय राज्य में आ जाता है, यह फैला हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है ना, समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। त्रिपुरा छोड़कर 7 राज्यों जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, सब में है हिमालय। 7 उधर हो गया, एक सिक्किम हो गया 8, एक आपका इधर हो गया हिमाचल प्रदेश, एक आपका उत्तराखंड। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था ना, इस वजह से हम उसको लेकर काउंट करते थे, अब उसको छोड़ दीजिए, तो अभी भी 10 ही है। भारत में हो गया। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है भाई, दंडकारण्य क्षेत्र कहां पर स्थित है आप बता दो भाई। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला जो इलाका है ना, यह दंडकारण्य वाले पठार में स्थित है, याद रखना। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है मालवा पठार किस क्षेत्र में स्थित है, तो बताना राजस्थान के इधर वाले क्षेत्र में, गुजरात के इधर वाले क्षेत्र में, आप बता सकते हो किधर किधर, उत्तर प्रदेश के इधर वाले में, मध्य प्रदेश के इधर वाले में, आप लोकेशन देख लो। ठीक है ना, हमने बता रखा है बेटा। यूथांग घाटी बताओ, यूथांग घाटी कहाँ पर है बेटा, जिसे हम कहते हैं, या फिर मूर्खा घाटी बता दो, मूर्खा घाटी कहाँ पर है। यूथांग घाटी सिक्किम पड़ जाता है, और मूर्खा घाटी बेटा जम्मू कश्मीर में है, जूकू घाटी नागालैंड में है, और सांगला घाटी बेटा हिमाचल प्रदेश में है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न थे आपको मोटिवेट करने के लिए, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से फंसा है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये चीजें थी। अब हम आज के जो डिस्कशन में बेटा करने वाले हैं, अफवाह तंत्र एवं उसके प्रतिरूप, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न क्या होता है, दिमाग से सोचिएगा। मैं पूरे नदी के बारे में अब जिक्र करूंगा बेटा, हर एक नदी के बारे में। ठीक है ना। अब देखिए, अफवाह के अभिप्राय से अगर देखा जाए, जल धाराएं तथा नदियां द्वारा जो जल का धरातली प्रवाह है ना, जल की धरातली प्रवाह से है निश्चित। मतलब कि हमने अफवाह के बारे में जो पूछा, उसका अभिप्राय साफ साफ है, जितने भी जल धाराएं हैं, जितनी भी नदियां हैं बेटा, उनके द्वारा जो धरातली प्रवाह होता है ना जल का, उसे हम क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। अगर हम देखें तो अफवाह तंत्र का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति से है, तथा उनके समय के साथ विकास से होता है ना। यह चीज, उनका समय बदलता गया, उनकी विकास होती गई। भारत जो है नदियों का देश कहा जाता है, भारत जो है नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 4000 नदियां, 4000 से अधिक भी नदियां हैं, छोटी बड़ी सब मिलाकर, समझ गए ना। इनके अफवाह को हम मुख्य 2 रूप में देखते हैं, एक हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र, हिमालयी अफवाह तंत्र, और एक है बेटा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, जो ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं अफवाह तंत्र को। तो हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम एक हम देखेंगे पैटर्न, और प्रायद्वीपीय देखेंगे। प्रायद्वीपीय आज नहीं, आज केवल हिमालयी देखने वाले हैं बेटा। हिमालय आपको पता है, हमने आपको बताया था कोबर का भूसंनति सिद्धांत, याद रखो, कोबर की भूसंनति सिद्धांत हमने बताया था आपको, और हैरी हैश का नियम, टेक्टोनिक प्लेट्स बताया था बेटा। तो कोबर ने भी कहा था और हैरी हैश ने कहा था, दोनों लोगों ने कहा था। हैरी हैश का थोड़ा सा अलग था मामला, वह दोनों प्लेट को लड़ाए थे, लेकिन जो कोबर थे, इनका साफ साफ का नाम था कि बीच में टेथिस सागर है। वैसे टेथिस सागर के बारे में दोनों ने जिक्र करा था। आप हिमालय की उत्पत्ति वाला वीडियो जरूर देख लेना बेटा, इसके पहले मैंने लाया है और उसका सिस्टम बना के रखा हुआ है प्लेलिस्ट में। तो बीच में इधर हमारा क्या है, एक अंगारा लैंड था, सॉरी इधर अंगारा लैंड था, इधर गोंडवाना लैंड था। तो ये बीच में एक टेथिस सागर था। ये दोनों जो लैंड थे ना बेटा, दोनों के दोनों भूमिगत जो भूमि भाग थे ना, वो दोनों एक दूसरे की तरफ सरकते गए। और जो यहाँ पर सारी नदियां थी ना, और यहाँ से बहुत सारी, यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा विशाल नदी था बेटा ना, उसे टेथिस सागर नाम दे दिया उन्होंने। और ये दोनों भूभाग जो था ना, यहाँ से बहुत सारी नदियां ऐसे ऐसे निकल रही थी, और इसमें बहुत अपना कह लीजिए कि चूना पत्थर हो गया, और बलुई मिट्टी हो गई, है ना, कंकड़ पत्थर हो गए, और बहुत बड़े बड़े चट्टान हो गए। उनको तोड़ ताड़ कर इधर से और इधर से लाकर इसको भर दी, और यह गल गया, अवतलित हो गया, यहीं से हिमालय बन गया बेटा। तो हिमालय में जो नदियां बेटा, हिमालयी नदियां हैं, वह लड़ने के बाद भी तिब्बत के मानसरोवर से, जैसे कि गंगा नदी,
गंगा नदी नहीं बेटा, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों की तीनों नदियां जो है ना कहाँ से निकलती है बेटा, यहाँ पर हम दिखाएंगे। अभी आपको पढ़ाएंगे जब नदियों का अलग अलग से, सिंधु नदी तंत्र अलग से, सतलज नदी तंत्र अलग से, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अलग से, गंगा नदी तंत्र अलग से, यमुना नदी तंत्र अलग से। तो ये तब हिमालयी नदियां हैं लाल। ये हिमालयी नदियां जो है ना आज से नहीं बह रही हैं, जब हमारा ये तेथिस सागर था ना बीच में, अंगारा गोंडवाना लैंड जब अलग अलग थे ना तब से बह रही हैं। और हिमालय बन गया ना तब भी उनका प्रवाह लगातार वैसे ही बना है, कुछ ना इधर हुआ ना उधर हुआ, वो अपने आप ऐसे ही बनी है। उस जो पठार, जो हमारा पर्वत उठ गया ना, हिमालय पर्वत, हिमालय के तीनों सीढ़ियों को काटते हुए पीटते हुए वो अपनी मार्ग को कभी बदली ही नहीं, ना पहले बदली थी ना आज बदली है। ऐसे नदियों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। उसे एंटीसीडेंट रिवर के नाम से जानते हैं, याद रख लेना। हिमालय की दो नदियां होती हैं, एक एंटीसीडेंट नदी रिवर, हमने क्या बताया, ऐसी नदियां होती हैं जो हिमालय बनने के पहले भी उसी मार्ग पे बह रही थी जिस मार्ग पे आज बहती हैं। भले ही मतलब वो एक तरह से कहते हैं ना रिजिड हो, कुछ भी हो, मैं तो अपने रास्ता बदलूंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, यानी कुछ भी कर लो। अगर हमारा रास्ता बदलने का प्रयास किए ना तो फिर समझ लो कि तूफान मचेगा, चीज़ें टूट टाट जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कि जो आप बनाते हो ना उस पर कह लीजिए कि जो आप बनाते हो बेटा उस पर बांध बनाते हो ना, डैम, वो इसी वजह से बनता है कि नदियों का पानी को हम रोक कर दूसरी जगह डाइवर्ट कर लें। अगर कोशिश भी की है ना, मान लो कुछ को बहुत सारी नदियों पे निकाल दिया गया है, लेकिन भविष्य में इसके लिए बेटा हमारा भविष्य बहुत खतरे में रहता है। याद रखें, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि उत्तराखंड वाले इलाके में मैं बांध बना दूँ, तो आप बांध बनाओगे ना वहाँ पे, तो बांध क्या काम करेगा, मान लीजिए कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, भूस्खलन हो गया, तो नदियाँ क्या होगी, बांधें टूटेंगी, और उस आसपास, बांध के आसपास वही लोग तो रहेंगे जिसको बांध की पानी की जरूरत होगी, खेतिहर व्यक्ति होंगे, घर द्वार बना के रहते होंगे वहाँ पर, घरवार उनका होगा, पूरी संसार उनका उसी जगह होगा, खेती होगी, गाय होंगे, उनके अपने लोग होंगे, वो सब के सब एक तरह से बेटा खतरे की घंटी पे खड़े हैं। हिमालय तो खुद से खतरे घंटी है, और उस पर जो रहने वाले लोग हैं वो खुद आगे खतरा बन गए वहाँ पे। तो इस वजह से जो नदी पे बांध बनता है ना, ऐसी नदियों पे नहीं बनाना चाहिए। सरकारें बनाती हैं, बाद में भोगना भी पड़ता है, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड में बहुत बार ऐसा हो चुका है। अभी हाल ही में 2 साल कोरोना के एक समय आया था, समझ में आया था, जो पूरा का पूरा टूट गया था, वहाँ के बेचारे सब फंस गए थे, है ना। तो यह एक तरह से बताएंगे हम किस प्रकार के मार्ग में, पहाड़ी मार्ग होते हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज अपवा तंत्र के बारे में देखते हैं। तो जो नदियां लगातार पहले भी बह रही थी उसी मार्ग पे, आज भी उसी मार्ग पे पर्वतों को काट के बहती है, हिमालय पर्वत को, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। तो पहला नदी अपवाह तंत्र कौन सा, हिमालय का एंटीसीडेंट रिवर, याद रख लेना, यह बहुत बार पूछा जाता है बेटा। और इसकी 3-4 नदियां बहुत मुख्य हैं, 3-4 नदियां बहुत मुख्य हैं। कौन कौन सा हमें बताया, सिंधु नदी तंत्र जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, और एक बेटा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो कि यह भी मानसरोवर झील, मानसरोवर के पास से ही निकलता है, अलग सा झील होता है बेटा। मानसरोवर के पास ही एक झील और है, राकसताल झील, तो सतलज नदी निकलती है। तीनों की अलग अलग दिशाएं होती हैं, हम बताएंगे, तो अभी इसके बारे में अलग अलग जब जिक्र करेंगे। तो वैसे ब्रह्मपुत्र आपको पता है, इसको सांगपो कहते हैं चीन में, फिर आ जाता है दिहांग जिले में अरुणाचल प्रदेश के, तो दिवांग के नाम से जाना जाता है। फिर यह असम में होते हुए जाता है तो असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, यानी भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर पश्चिम बंगाल में आता है तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। फिर गंगा से मिल जाता है तो मेघना के नाम से जानते हैं। यह सारी हम कहते हैं, बहुत सारे सहायक नदियां मिल जाती हैं, तो यह चीजें। अब दूसरा बेटा गार्ज, अभी हम दूसरी नदी, मतलब दो ही है, दो हिमालय की दो ही तंत्र हैं बेटा, हम पढ़ेंगे। एक तो हमने एंटीसीडेंट, इसे कहते हैं हिंदी में पूर्ववर्ती नदी, क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां बेटा। एक होता है अनुवर्ती, अनुवर्ती याद रखना, अनुवर्ती नदी, यह क्या होती है बेटा, अनुवर्ती नदी, यह भी हिमालय से ही निकलने वाली नदियां होती हैं, लेकिन ऐसी नदियां होती हैं जैसे यमुना, जैसे कि गंगा, और नहीं गंगा तो बेटा इसमें आ जाएगा, गंगा इसमें आ जाएगी, यमुना हो गया, तीस्ता नदी हो गई, काली नदी हो गई, जिसे पश्चिम बंगाल में बेटा हम लोग कहते हैं कि यह हमारा कौन सी नदी है बेटा, शारदा नदी, हाँ, काली नदी को कहते हैं, जहाँ पर विवाद भी है, समझ रहे हो, उत्तराखंड में नेपाल को और लेकर हमारे भारत के साथ। तो याद रखना, अनुवर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो हिमालय बना ना, हिमालय बना तो हिमालय के बहने के पूर्व या किसी और डायरेक्शन में बहती थी, किसी और डायरेक्शन में बहती थी। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता है बेटा, सबसे ऊपर वाली चोटी कौन सी है, समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, कभी गलत नहीं करोगे मेरे लाल, यह चीज आप दिमाग से बस कॉन्सेप्ट बना लो।
तो ही नदियां होती हैं अपवाह के नज़र से हिमालय नदियां। एक पूर्ववर्ती नदियां होती हैं जो मैंने समझा दिया। अनुवर्ती नदियां क्या क्या होती हैं? हिमालय के बनने के पूर्व बेटा वो कहीं और थी। हिमालय के बनने के पूर्व कहीं और थी। जब हिमालय नहीं बना था उसके पश्चात, उसके पीछे मतलब पूर्व कहीं और थी। हिमालय बन गया तो उसके पश्चात क्या की ना, हिमालय की जो यह झुकाव थे ना, ये झुकाव, क्योंकि आपको पता है ना हिमालय का जो पहला वाला है बेटा बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय। जो बृहत हिमालय है इस पर 6100 मीटर की ऊंचाई की एवरेज की चोटियां पाई जाती है। हमने बहुत बार जिक्र किया है बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ा है अलग अलग। और इसी में बेटा यहाँ पर पूरा बर्फ आच्छादित है, यहाँ पर पूरा बर्फ जमा है बेटा, स्नो इसे हम कहते हैं। स्नो भी नहीं, बर्फ कह लो, पूरा का पूरा बर्फ जमा है। और कहीं कहीं इतना बर्फ जमा है बेटा ना, यह जो पूर्ववर्ती नदियां ना खड्ड बना देती हैं। खड्ड समझ रहे हो ना, गड्ढा बना देती हैं बेटा वहां पर। उस गड्ढे से, उस गड्ढे में जल का भराव हो जाता है और वर्ष पर्यंत वर्षा हो चाहे ना हो, वो नदियां अपने ढाल के अनुसार बहने लगती हैं। यहाँ पे बन गया अगर खड्ड ना, तो यहाँ से बहने लगेगी नदी, यहाँ से बहने लगेगी। जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब क्या है बेटा? गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में 2 जिले भी हैं। और गंगोत्री एक ग्लेशियर भी है, उस ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ग्लेशियर से निकलती है बेटा, वो कोई मतलब हिमालय के बनने के पूर्व पहले नहीं था, लेकिन जैसे हिमालय बन गया उसके पश्चात गंगा नदी की उत्पत्ति हो गई। समझ गए कि नहीं? यमुना नदी की उत्पत्ति हो गई। ये चीजें गंगा हमने इसमें बोल दिया था ना, एंटीसीडेंट में उसको हटा लेना, एंटीसीडेंट से बेटा, वो आपके अनुवर्ती नदी है गंगा नदी, ठीक है ना। लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, लेकिन हमें नहीं लगता एंटीसीडेंट, वो एंटीसीडेंट है भी नहीं। अगर आप देखोगे तो बेटा गंगोत्री एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से जो नदियां निकलती हैं बेटा उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। जो कि पहाड़ी इलाकों के एक तरह से कह लीजिए कि जो ढलान है ना उसके अनुरूप बहने लगी। बनने के बाद, बनने के पहले जो बहती थी और बनने के बाद भी जो उसी जगह बह रही है उसे तो हम कहते हैं पूर्ववर्ती। लेकिन बनने के बाद, हिमालय बनने के बाद जो नदी नई रूप में बनी है, ग्लेशियर से निकलने लगी है, उसे कहते हैं अनुवर्ती नदी। याद रख लेना बेटा। बस 2 प्रकार की नदियां होती हैं, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। अनुवर्ती नदियों में जैसे कि तीस्ता नदी आ जाती है जो कि सिक्किम से निकलती है। फिर बेटा आपका काली नदी होती है जो कि आपके नेपाल से होकर भारत में एंट्री करती है। कोसी नदी हो गई बेटा, कोसी नदी हो गई जो आपको पता है कि एक तरह शोक कहा जाता है बिहार का। गंगा नदी हो गई, गंगा हो गई। यमुना नदी हो गया, यमुना नदी हो गया बेटा, यमुना नदी, यमुना हो गया। फिर उसके बाद बेटा गंडक नदी हो गया, गंडक नदी हो गया। महानंदा नदी हो गई। तो ये सब नदियां क्या हैं? ये सब अनुवर्ती नदियां हैं बेटा, ग्लेशियर से निकलती हैं। याद रख लेना। बस इतनी बातें हो गई। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे बेटा। यही 2 नदियां जो हैं, 2 अपवाह तंत्र जो हैं हिमालयी अपवाह तंत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे अपवाह तंत्र हैं बेटा, हमारे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं ना, जैसे कि पहले यहाँ पर गोदावरी है बेटा, फिर आपको पता है कृष्णा है, फिर इसके बाद कावेरी है। इसके ऊपर बेटा यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जो कि सोन नदी है बेटा, इधर जाके मिल जाती है। फिर उसके बाद महानदी निकलती है जो कि उड़ीसा में चली जाती है। दामोदर नदी जो कि पश्चिम बंगाल होते हुए इधर आ जाती है। तो यह सब है ना पश्चिम मतलब कि दक्षिण भारत की नदियां, इसे नाला कहते हैं बेटा, नाला। बारिश हुई तो बहेंगे, नहीं हुई तो नहीं बहेंगे। तो इसमें बहुत सारे हैं, सर्पीले कार हैं, है ना। नदियां देखते हो ना, जब आप आ जाओ गंगोत्री के पास कभी जाओ, यमुनोत्री के पास जब कभी जाओ ना उत्तराखंड में, तो वहाँ पे जब आप जाओगे ना, हम गए हैं तो हम जानते हैं इस चीज़ को, हमने हम वहाँ पे देखे भी हुए हैं। मतलब वहाँ पर जब आप आ जाओ ना तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा मेरे यार। वहाँ पे खड़े रहो, इतनी खड़खड़ाहट की आवाज़ से बारिश होगा ना, मतलब नदी आएगी नीचे गंगोत्री से ना, कहोगे गजब यार, मतलब कि कुछ आवाज़ सुनाई ही नहीं देगा। वहाँ पे बात किसी से कर ही नहीं पाओगे आप, पहली बात है। पास जाके कान में ऐसे बोलना पड़ता है, खड़खड़ाहट की आवाज़ बिल्कुल एकदम, मतलब लगता है युवा एज में बिल्कुल है नदी। जैसे जैसे वो विसर्प बनाती है बेटा, नीचे हिमालय के नीचे जैसे आती है, हिमालय से जब इस प्रकार से नदी उतरने लगती है, हिमालय है बेटा यह, जब यहाँ से विसर्प करती है बहुत तेजी से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है। लेकिन जब वो बेटा मैदानी इलाके में आती है तो विसर्प बनाने लगती है, अपने आप को खींचने लगती है। उसका बूढ़ा स्टेज उसको कहा जाता है, इसका बूढ़ा एज आ गया, अब नदी बूढ़ा गई है। अब वो धीरे धीरे बहते बहते बेटा बंगाल की खाड़ी में आती है और इस प्रकार से डेल्टा बनाने लगती है, ऐसे ऐसे करके। यह डेल्टा है, डेल्टा बनाने लगती है। तो नदी जब विसर्प करने लगे ना तो उससे कहा जाता है बूढ़ी नदी। अब इसका एज डाउन हो गया, वो बूढ़ी हो गई नदी। लेकिन जब खड़खड़ाहट की आवाज़ से जब वो उतरती है ना हिमालय से, तब देखो उसकी खतरनाक तरीके से बहती है। जो भी उसके रास्ते में आएगा सबको बहा ले जाएगी, पत्थर बालू कंकड़ सबको काटती हुई जाती है। और यही नदियां जब विसर्प करने लगती है ना तो अपने आसपास वाले क्षेत्र में बेटा, ये ना आसपास वाले क्षेत्र में यह मिट्टी जमा करती है। उस मिट्टी को पता है क्या कहते हैं? खादर नदी कहते हैं बेटा। खादर नदी, बांगर नदी, दो सॉरी रिवर, खादर मतलब खादर मिट्टी, और बेटा कह लीजिए कि बांगर मिट्टी कहते हैं।
मिट्टी के बारे में हम पढ़ाएंगे नदी पढ़ाने के बाद। तो बांगर जो बेटा मिट्टी होगी वो खादर मिट्टी होगी ना, बांगर उसे कहते हैं ना, जो यही नदियां लाकर रखी रहती हैं लेकिन बाद में क्या करती है, नदियां ऐसे बहती हैं, अब वो यह मतलब कई सालों बाद अपना एक तरह से रास्ता बदल लेती है, इधर जाती हैं, तो इधर जो जमा हुई मिट्टियां होती हैं वो बांगर के रूप में जानी जाती हैं, मतलब कम उपजाऊ। और जो फिर से इधर फैलाने लगती है अपनी मिट्टी, छोड़ छोड़ के विसर्प करने लगती है, छोड़ छोड़ के बहने लगती है, उसे हम कहते हैं खादर, यानी कि काली नदी की काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, खादर और बांगर किसे कहते हैं, समझाएंगे उसको अलग से। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। देखो, जो हिमालयी नदियां होती है बेटा वर्ष पर्यंत बहती रहती है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, ग्लेशियर से नदियां निकलती रहती हैं, तो उसे कहा जाता है भाई कि भाई ये नदियां कभी समाप्ति नहीं होती हैं। तो जो ये वाली नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय की, इसे हम नाले के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि बारिश हुई तो नदियां बहेंगी, नहीं बारिश हुई तो नदियां नहीं बहेंगी। बताओ, इतनी बातें क्लियर हो गई है ना। कल पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इसके बाद हम लोग एक एक कर कर नदी तंत्र देखेंगे। बहुत आराम से, बहुत सुकून से पढ़ते चलिए। बहुत जल्द हम साइंस के भी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप सभी कुछ ही देर में, अभी दोपहर वगैरह में मैं लगाने वाला हूँ आपके साइंस के पूरे जो आपके सिलेबस हैं उसको जरूर आप देख लीजिएगा ना। हाथ जोड़कर विनम्र विनती है आप सभी से कि अपने इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने का आपके पास दायित्व है। आप जो कहते हैं, जिस प्रकार से कहते हैं कि केवीएस सुपर टेट की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ज्योग्राफी चल रहा है, इसके बाद आपका इसी पे हिस्ट्री चलेगा, फिर इकोनॉमिक्स चलेगा। ये तीनों के तीनों चैप्टर बहुत ही समग्रता से आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद उधर मैं साइंस भी स्टार्ट कर दिया हूँ, केवीएस और सुपर टेट का साइंस दोनों मिलाकर पढ़ाऊंगा बेटा, इससे आप दोनों को बरकर हो जाएगा। उसके बाद मैथ बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो बस बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पक्ष में हैं, आप बहुत फ्री हो, बस देखते चलो सारी चीज़ें, आपको बहुत ही आनंद के साथ हम आनंद की अनुभूति होगी पढ़ते वक्त, है ना। चलिए, धन्यवाद।